Hello friends and students, in our today's video session, we are going to start with part 4 of CPC, which is suit in particular cases, and this is described in section number 79 to 88 and in order number 27. लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 79 और 80, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 27 ऑफ CPC 1908। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सेशन के अंदर। शुरू करते हैं ऑर्डर नंबर 27 से। ऑर्डर नंबर 27 कहता है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि सूट किसी गवर्नमेंट के या फिर उस गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ हो या फिर उसके द्वारा हो इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। In any suit by or against the government, the plaint or written statement shall be signed by such person as the government may, by general or special order, appoint in this behalf, shall be verified by any person whom the government may so appoint and who is acquainted with the fact of the case। यानी कि कोई भी सूट जो गवर्नमेंट के द्वारा डाला गया हो या फिर फाइल किया गया हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने डाला हो, तो गवर्नमेंट अगर केस फाइल करती है किसी के अगेंस्ट तो वो प्लेंट के रूप में फाइल करेगी, और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस डाला जाता है तो गवर्नमेंट उसका जवाब देगी रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो ऐसी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट पे वो पर्सन साइन करेगा जो उस गवर्नमेंट के बिहाफ पर जनरल या फिर किसी स्पेशल ऑर्डर द्वारा अपॉइंट किया गया होगा, और उस प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के फैक्ट को वो पर्सन वेरीफाई भी करेगा। कौन पर्सन? वही पर्सन जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। गवर्नमेंट जो होती है हमारी वो दो तरह की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट जिसके ऊपर स्टेट की जिम्मेदारी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बांटी गई हैं। कुछ अथॉरिटीज हमारे स्टेट्स के पास में हैं और कुछ अथॉरिटी हमारे सेंटर के पास में है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब जो हर लाखों केस आते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी और गवर्नमेंट को करने भी होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ भी आते हैं, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर तो साइन नहीं करेगा, ना ही उस केस को जाकर के कोर्ट के अंदर जाकर के लड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर इस अथॉरिटी के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई केस आता है तो आप इसको हैंडल करेंगे। इसको उसके लिए प्लीडर्स बना दिए गए हैं, उसके लिए सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, उसके लिए कलेक्टर बना दिए गए। तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी जुडिशियल केस आएगा या फिर फाइल करना है या फिर आपके खिलाफ आया है, प्लेंट देनी है या रिटन स्टेटमेंट देनी है या फिर उसके जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करना है, तो उसके ऊपर उस अथॉरिटी के जो ऑफिसर होगा जिसको ऑथोराइज्ड किया गया है उसकी साइन होंगे और वही कोर्ट के अंदर भी अपीयर होगा। इसका हमारा पॉइंट 2 कहता है पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। तो जो पर्सन ऑथोराइज्ड किया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर तो उसका जो भी एक्शन होगा वो ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट का एक्शन है। पर्सन बीइंग एक्स ऑफिशियो और अदरवाइज ऑथोराइज्ड to act for the government in respect of any judicial proceeding shall be deemed to be recognized agent by whom appearance, act and application under this code may be made or done on behalf of the government। यानी कि जो एक्स ऑफिशियो होगा या फिर जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा गवर्नमेंट का, तो जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर वही अपीयर होगा, और जो उसका एक्ट होगा वो ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट का एक्ट है और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो उस बात को बोल रहा है। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है द गवर्नमेंट प्लीडर इन द कोर्ट इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इश्यूड बाय सच कोर्ट। तो गवर्नमेंट का जो प्लीडर होगा किसी भी कोर्ट के अंदर वो गवर्नमेंट का एजेंट माना जाएगा, और वो जो भी एप्लीकेशन देनी या लेनी होगी वो सब वही देगा और रिसीव करेगा, और माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने रिसीव करी है या गवर्नमेंट ने दी है, कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है। हमारा 4 पॉइंट कहता है फिक्सिंग ऑफ डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो एक टाइम फिक्स करेगी
जो कोर्ट है हमारी वो एक टाइम फिक्स करेगी किसी भी प्लेंट का जवाब देने के लिए। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आया है तो उसके लिए जो हमारी कोर्ट होगी वो उस गवर्नमेंट के ऑफिसर को एक फिक्स टाइम देगी कि आपको इतने टाइम के अंदर अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर पेश करनी है, और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस डेट पे आपको अपीयर होना है। तो जो वो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर उस गवर्नमेंट का जो एजेंट होगा उसको अपीयर होना होगा, उसको हाजिर होना होगा। और ये जो टाइम दिया जाता है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई कोई रीजन है जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन आनी थी वो नहीं आ पाई, या फिर जिस ऑफिसर को अपीयर होना था वो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कोर्ट उसके अंदर टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है। लेकिन वो जो टाइम है वो 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। जो एक्सटेंडेड टाइम है वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर कहता है कि टाइटल किस तरीके से लिखा जाएगा। आप देखिए, अगर किसी कोर्ट के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई केस आया है तो वो जो अपना नीचे जो टाइटल लिखेंगे वो उस तरीके से लिखेंगे, जो भी नाम होगा उस ऑफिसर का वो, उसके आगे गवर्नमेंट काउंसिल अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके आगे लिखा जाएगा रिस्पोंडेंट। तो इस तरीके से वो अपना टाइटल बनाएंगे सूट का। In every case in which the government pleader appear for the government as a party, जिसके अंदर वो appear हो रहा है as a government की party on its own account for the government as undertaking under the provision of Rule 8(1), the defense of the suit against the officer of a government, he shall in lieu of वकालतनामा file a memorandum of unstamped paper signed by him and stating on whose behalf he appear। यानी कि जब गवर्नमेंट का जो प्लीडर होगा वो अपनी अंडरटेकिंग में देगा कि वो डिफेंस कर रहा है उस सूट को, तो वो अपना एक वकालतनामा पेश करेगा। यानी कि एक वकालतनामा गवर्नमेंट के प्लीडर की तरफ से लगाया जाएगा। जो गवर्नमेंट का जो वकील होगा वो अपना वकालतनामा देगा, और साथ ही एक मेमोरेंडम फाइल करेगा अनस्टैम्प्ड पेपर के ऊपर अपने साइन करके कि वो किस गवर्नमेंट के बिहाफ पर अपीयर हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 79 हमारा कहता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। In a suit by or against the government, the authority be named as plaintiff or defendant। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर सूट डाला गया है तो उधर हम गवर्नमेंट के आगे डिफेंडेंट लिखेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट सूट डाल रही है तो फिर वो अपने आगे प्लेंटिफ लिखेगी। इन द केस ऑफ अ सूट बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट द यूनियन ऑफ इंडिया, अगर केस बाय या फिर अगेंस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम हम मेंशन करेंगे एज द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर केस है या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के खिलाफ केस डाली तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो नाम यूज करेगी तो हम उस नाम को कहेंगे यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर वही स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई केस फाइल कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो नाम रहेगा वो रहेगा स्टेट। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 80। ये बताता है, इसका जो हेडिंग है वो है नोटिस। तो नोटिस का मतलब ये है कि नोटिस किसको सर्व किया जाएगा, किस टाइम पीरियड के अंदर सर्व किया जाएगा और किस तरीके से सर्व किया जाएगा। सेक्शन 80 हमारा सिर्फ इतनी सी बात समझाता है, लेकिन सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 80 बताता है कि जब कोई केस किसी अथॉरिटी के खिलाफ फाइल होगा तो उस अथॉरिटी का जो ऑफिसर होगा उसको नोटिस दिया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जो केस फाइल किया जाएगा तो किस ऑफिसर को वो नोटिस सर्व किया जाएगा, ये बात हमें पता चलती है सेक्शन नंबर 80 से। अब ये कहता है कि अगर केस है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तो उस अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट, उसको हम वो नोटिस सर्व करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दे दी, अगर रेलवेज के अंदर होगा तो रेलवेज के अंदर हम सेक्रेटरी को नहीं देंगे। ये हमारा सब सेक्शन बी के अंदर बताता है कि अगर रेलवे का डिपार्टमेंट है तो हम सेक्रेटरी को नहीं देंगे, जो जनरल मैनेजर होगा रेलवेज का हम उसको नोटिस सर्व करेंगे। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हमें केस डालना है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस अथॉरिटी के अंदर, जिस डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रखा है, उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा उसको हम जाकर के नोटिस देंगे कि भाई हमें आपकी इस चीज से प्रॉब्लम है या फिर आपके इस पब्लिक ऑफिसर के इस एक्ट से हमें प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम जाएंगे सीधे सेक्रेटरी के पास में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेलवेज डिपार्टमेंट भी आता है, लेकिन अगर रेलवेज डिपार्टमेंट की बात आती है तब हम सेक्रेटरी के पास नहीं जाएंगे, हम रेलवेज डिपार्टमेंट का जो जनरल मैनेजर होगा उसके पास में नोटिस को सर्व करेंगे। अब अगर सूट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तब हम किसके पास में जाएंगे? तब हम जाएंगे उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा, या तो उसके पास में जाएंगे या फिर हम जाएंगे अपना नोटिस लेकर के कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा उसके पास में हमें उस नोटिस को सर्व कराना होगा। तो यहां तक हमने समझ लिया स्टेट और सेंटर के अंदर हमें किस किस को नोटिस देना होता है। अब हमारा इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो आप कोई सूट लेकर के जाते हैं और आप मांगते हैं एक अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अपने लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के, तो वो जो आप इंस्टीट्यूट करने गए हैं कोर्ट के अंदर अपने सूट को, अगर आपने जो जैसा कि बताया गया है सब सेक्शन 1 के अंदर कि आपको इस तरीके से नोटिस को सर्व करना है, इस पर्सन को, इस अथॉरिटी के, इस सेक्रेटरी को या जनरल मैनेजर को आपको नोटिस देना है और इस तरीके से देना है। अगर आपने उन सब सेक्शन 1 को पूरी तरीके से कॉम्प्लाई नहीं किया तो आपको जो इमीडिएट या फिर आप जो अर्जेंट रिलीफ मांगने गए हैं कोर्ट वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, और साथ ही आपको कोर्ट जो है इमीडिएट और अर्जेंट कोई रिलीफ तो ग्रांट करेगी नहीं, साथ ही आपकी जो प्लेंट है उसको भी रिटर्न कर देगी और आपसे कहेगी कि जाइए पहले कॉम्प्लाई करके आइए पूरे तरीके से जो जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है सब सेक्शन 1 के अंदर ऑफ सेक्शन 80। ठीक है जी। अब हमारा सब सेक्शन 80 का थर्ड पॉइंट ये कहता है नो सूट institute against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by the reason of any error or defect in the notice referred to in subsection 1 if in such notice। यानी कि आपने जो नोटिस सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो नोटिस देना है तो वो देना है और आपका सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं किया जाएगा अगर आपके उस नोटिस के अंदर कोई एरर या फिर डिफेक्ट होगा। तो ये साथ में बता देते हैं कि द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ हैड बीन सो गिवन एज टू इनेबल द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी or the public officer to identify the person serving the notice, and such notice had been delivered or left at the office of appropriate authority specified in subsection 1। तो जो नेम है, डिस्क्रिप्शन है, रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए और आपको जिस तरीके से बताया गया सबसेक्शन 1 के अंदर आपको नोटिस को सर्व करना है उस तरीके से आपको नोटिस को सर्व भी करना है। और उस नोटिस के अंदर ये द कॉज ऑफ एक्शन एंड द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ हैड बीन सब्सटेंशियली इंडिकेटेड। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है आपका, जो आपकी परेशानी है वो, और जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से सब्सटेंशियली इंडिकेट करनी है अपनी उस प्लेंट के अंदर। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 80। आज हमने सेक्शन नंबर 79 और 80 और ऑर्डर नंबर 27 को समझा है। अभी इस सेशन को हम जारी रखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे के सेक्शंस को हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।